हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज एनडीए 2 के लिए, जहां पर हम मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको देंगे। मैथ्स फ्रॉम जीरो टू एट एंड हीरो तक, पूरा मैथ्स का लेक्चर फ्रॉम बेसिक से लेकर के अब एनडीए लेवल तक मैं सारी मैथमेटिक्स का एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहां से आज हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं एनडीए मैथमेटिक्स की। ठीक है, जर्नी शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज है जो आपको जाननी चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। अगर यही नहीं पता, बहुत पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ा जो एग्जाम में आया, तो क्या मतलब का है वो पढ़ने का। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या है और फिर मैं कैसे आपको आगे बढ़ाऊंगा, पॉइंट से पॉइंट कैसे कनेक्ट करूंगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। बात करूं अगर एनडीए की, तो दैट इज 11th प्लस 12th, पूरा 11th और पूरा 12th, यही पढ़ना है हमको। 11th की बात करूं मैं सिर्फ, तो यहां पे सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद बात करें अगर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सेट, रिलेशन, फंक्शन। इसके बाद आता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये पूरा पार्ट कवर करता है, जहां पर हम एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स को कवर करता है पूरा। इसके बाद अगर बात करें तो लिमिट, डेरिवेटिव जो 11th में पढ़ना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ना है, उसका ज्यादा काम नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा कहीं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो काम पड़ेगा। ज्यादातर जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। और लिमिट, इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जो आपकी क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा पार्ट है, ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जो भी पढ़ेंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, अगर मैंने सेट, रिलेशन, फंक्शन स्टार्ट किया है तो पूरा 11th और पूरा 12th कवर करेंगे। ठीक है, कुछ पोर्शन 11th में दिया गया है, उसके बाद कुछ पोर्शन कहां दिया है, क्लास 12th में दिया है। ये था आपका 11th का पूरा ओवरऑल, जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स है, और ये कॉम्प्रोमाइज करता है आपका 45 से 50% ऑफ द पेपर। ठीक है, 45 से 50% पेपर ये कवर करता है आपका। ठीक है, सेम क्लास 12th भी कवर करता है, कुछ नई बात नहीं है। अगर क्लास 12th की बात की जाए, यहां पे भी पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद बात करें तो कैलकुलस शुरू होता है। ये कैलकुलस, पूरा कैलकुलस मैं एक ही में कंसीडर करके चलता हूं, जहां पे आपको डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन तक पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें 2 चीजें हैं, इसको 2 भागों में, अगर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे हम इसी के अंदर, कैलकुलस के अंदर। और ये एलोन पूरा बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन अकेले आते हैं कैलकुलस से। अगर इसमें रिलेशन फंक्शन मिला लोगे ना, ये 30-40 क्वेश्चन का पूरा पैकेज है, सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड कैलकुलस। इसके बाद बात करेंगे इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिटर्मिनेंट। अकेले चैप्टर से इस बार 10 क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। ये हर बार 6-7 क्वेश्चन से तो ज्यादा कंसीडर करता ही है पेपर में, कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद कैलकुलस हो ही गई, बचता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। एंड एट लास्ट अगर कुछ बचता है तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है आपका पूरा चैप्टर का एनालिसिस कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है और किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है। इस बार का जब पेपर हुआ था मैंने पूरा एनालिसिस किया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
आइए इसके बाद थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि अब हम कहां से जर्नी शुरू करेंगे, कहां जाके खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक मैप बनाते हैं, कोशिश करते हैं हम कि इसी प्रकार से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो नंबरिंग कर रहा हूं उसमें, जैसे सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक, अब जब मैं सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, सेट की डेफिनेशन से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, पूरा फंक्शन यहां से कवर करते हुए पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा कवर करेंगे क्लास 12th तक। एक एक चीज कवर करेंगे, चाहे डोमेन रेंज जो 11th में आता है, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, सब पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इसी से रिलेटेड जो कैलकुलस है पूरा ये पढ़ेंगे, कैलकुलस पूरा कवर करेंगे। सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद पूरी कैलकुलस कवर करेंगे। ये कवर होने के बाद आप हाफ पेपर देने के लायक हो जाएंगे। ये इसी वजह से है क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप 50% पेपर करने के लायक हो जाएंगे। 40-50 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे इतना, अगर आपने अच्छे से पढ़िए। और कैलकुलस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता। आएगा तो एक लाइन में कर लोगे। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले ही बता रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट पे सवाल आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक, पहले क्लास 12th पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले वो बच्चे भी पढ़ेंगे जो क्लास 12th में होंगे और जो इस बार बोर्ड्स देने जा रहे होंगे, तो इसीलिए पहले क्लास 12th कवर करेंगे, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स जो क्लास 11th में है उनको कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद हम ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे और ज्योमेट्री हमारी 2 डायमेंशनल से शुरू होगी और 3 डायमेंशनल तक जाएगी। 2 डायमेंशनल से शुरू होगी और 3 डायमेंशनल। हम पॉइंट से उठाएंगे, लाइन बताएंगे, ट्रेंगल बताएंगे और ट्रेंगल से आपके कोनिक सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद सीधे 3 डायमेंशन में चले जाएंगे, जहां पे हम 3 डायमेंशन में लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे। फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसी का करेंगे, उसमें स्फीयर भी पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। स्फीयर से इस बार एक क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री का भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मिला के इस बार 13-14 क्वेश्चन आए थे इस बार पेपर में, तो ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मेजर पोर्शन है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। पूरा 11-12 की बात कर रहा हूं। ये ऐसा पोर्शन है, इससे क्वेश्चन कभी कम नहीं आते। ये अभी तक तो नहीं हुआ है यूपीएससी के पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 18 से 20 सवाल इस चैप्टर से आए ही आए हैं। 18 से 20 सवाल, वो पूरा 11th का स्टैटिस्टिक्स एंड 12th की पूरी प्रोबेबिलिटी मिला के 18 से 20 सवाल हर बार के पेपर में आता है। इस बार भी 19 क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं ये जो मेजर चीजें हैं हम उनको पहले पढ़ेंगे, फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसमें से 1-2 सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर बचती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। पूरी ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लो, इस बार 11 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन ऐसा होता है, आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। ठीक है, और भूलता बहुत है क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसीलिए ये सब पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 5 सवाल आया था, बाइनोमियल थ्योरम से 2 से 3 सवाल आया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी 4 सवाल आया था। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करते हुए पूरा सिलेबस अपना खत्म करेंगे। ठीक है, ये रहा पूरा ओवरव्यू आप। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू है हमारे सिलेबस का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं छोटा सा टॉपिक, सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही बेस है आपका। अगर आपको सेट पता है, फिर हम इससे आपको जो है थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, रिलेशन पे पहुंचाएंगे, फिर फंक्शन पे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सेट थ्योरी के बारे में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेट या सेट्स की बात करें। राइट, सबसे पहला सवाल जो आता है, कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करें, उसका जो सबसे फर्स्ट सवाल आता है कि सेट क्या है। ठीक, तो सेट क्या है, अगर मैं एक डेफिनेशन लिख लूं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects, this is definition of set।
अच्छा सर डेफिनीशन तो पढ़ लिए, पहचानेंगे कैसे क्या है सेट, कहां से आया है, तो थोड़ा समझते हैं इसको। देखो इसमें 3 मेजर वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर आप समझ गए, पहला है कलेक्शन, दूसरा है वेल डिफाइंड और तीसरा है डिस्टिंक्ट। अगर इन तीनों वर्ड्स को आप अच्छे से समझ गए तो समझिए सेट हो गया। ठीक है, पहला वर्ड है कलेक्शन, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ कलेक्शन होना चाहिए। किस चीज का कलेक्शन भाई? ग्रुप्स, किसी चीज का ग्रुप हो सकता है, पर्सन का, थिंग का, ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी चीज का कलेक्शन चाहिए हमको। अच्छा सर ठीक है, ले आएंगे कहीं से, ढूंढ लाएंगे कलेक्शन, फिर क्या कोई कलेक्शन उठाया तो वो सेट हो गया? नहीं, अगली प्रॉपर्टी इस कलेक्शन के पास क्या होनी चाहिए? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या मतलब है सर वेल डिफाइंड का? कोई ग्रुप है हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सेट जो भी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए कोई सेट है, इसको मैं कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ टॉप 5 सिंगर्स इन वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 सिंगर्स इन वर्ल्ड एक कलेक्शन है कि नहीं भाई बताओ? पूरे विश्व में से हम 5 सिंगर्स को कलेक्ट करके ला रहे हैं, ये कलेक्शन तो है ही है। क्या ये सेट बनाएगा? अब सिंगर्स, कुछ लोगों के मन में तो गाना भी आने लगा होगा सिंगर्स का नाम सुन के, है ना? तो अगर ये सिंगर्स का कलेक्शन हम बनाए, मान लेते हैं आपके पसंदीदा अरिजीत सिंह को ले लिए, किसी और को ले लिए, है ना, ऐसे ही 5 लोगों का कलेक्शन बना लिया हमने। अच्छा क्या ये कलेक्शन सेट होगा? सर कलेक्शन तो है, सेट कैसे बताएंगे? तो अगली बात है वेल डिफाइंड। जैसे 2 पर्सन बनाता हूं मैं, ठीक है, अब समझना, ये है रामू जी, ठीक है, और जो दूसरे पर्सन हैं ये हैं श्यामू जी। रामू और श्यामू 2 लोग हैं। ये रामू का कहना है कि देखो ऐसा है भाई, ऐसा है कि मेरी लिस्ट में अरिजीत सिंह नहीं आया तो लड़ाई हो जाएगी, पक्की बात है लड़ाई हो जाएगी। अरिजीत सिंह के बाद अगर कोई और आएगा तो सोनू निगम आएंगे। ठीक, श्यामू जी ने कहा अच्छा ऐसा कैसे? नहीं 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 नहीं, अरिजीत सिंह कैसे आ जाएंगे? मेरे में अरिजीत सिंह नहीं आएंगे, कोई और आ जाएगा। ठीक है, तो इनका कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरे में तो नेहा कक्कड़ आएंगी या कोई और आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, तकरार हो गई इनके बीच में कि भाई देखो सेट में ये दोनों आएंगे, ये कह रहे नहीं 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 आएगा, और दोनों आपस में लड़ लिए। तो एक कोई बुद्धिजीवी वहां बैठे थे, कहे देखो ऐसा है, तुम लोग की समस्या को मैं दूर कर सकता हूं। बोले कैसे? बोले ऐसा करो, ऐसा करो, कोई ऐसी चीज डिफाइन कर दो कि भाई तुम्हारे लिए और इसके लिए दोनों बराबर आ जाए, राइट? तो उसी को कहा वेल डिफाइंड। क्या वेल डिफाइंड? मतलब किसी सेट के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये हम खुद से डिसाइड कर सकें और प्रिसाइजली डिसाइड कर सकें। मतलब मेरे लिए जो सत्य है वो दूसरे के लिए भी हो, तीसरे के लिए भी हो, किसी के लिए बदले ना, इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। तो एक वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन स्लैश एक्सक्लूजन मतलब किसी सेट के अंदर क्या आएगा, क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, अब ये सब तो भाई लड़ लिए तो इनको हटाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ इस टाइप के। एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। अब चाहे रामू हो, श्यामू हो या कोई भी हो, वो यही बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस सेट के अंदर इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो अगर इसके एलिमेंट्स लिखूं तो 1 2 3 कहां तक? 10 तक आ जाएगा। ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है, देखो है कि नहीं? इसके अंदर किसी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सबके लिए बराबर है, तो ये हो गया वेल डिफाइंड। तीसरी बात है डिस्टिंक्ट। क्या डिस्टिंक्ट भाई? ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जो भी हम सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेट ए लिखूं,
ये 1 3 बार लिखने का क्या मतलब है, सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया तो बार बार रिपीट नहीं होता, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, दिस इज सेम। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ये बात क्लियर है आपको। तो ये हो गई सेट की डेफिनेशन, जहां 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हो गई कलेक्शन होना चाहिए, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, और तीसरा है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, राइट। अब आपको मैं उस सेट पर ले जाता हूं जहां पर हमको काम करना है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कोई चीज हमने पढ़ ली तो अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, क्योंकि मैथ है ना, वो जब तक पेन नहीं चलती तब तक मैथ नहीं आती, है ना। थिंक विदाउट इंक वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे, इंक यूज करो फिर सोचो, है ना, यूज तो करो इंक। तो कोई सेट है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, पहली बात याद रखना। कोई सेट होता है, इसको कैपिटल लेटर से, ए से, बी से, सी से, किसी से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल लेटर ए जो है वो सेट को बताएगा। अब ये सेट जो है 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला जो मेथड है दैट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक, और जो दूसरा मेथड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब बात करेंगे रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो कोई सेट ए है, ठीक, और कोई सेट बी है। लिखने के 2 तरीके हैं किसी सेट को। पहला जो तरीका है, कह रहे कि भाई इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कॉमा कॉमा करके लिख दो। जैसे मान लो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स यही आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स हैं, तो इसको मैंने कॉमा कॉमा करके लिख दिया तो सेट बन गया। अच्छा ये बताओ, इसमें एक समस्या ये है कि मान लो 6 तक लिखना था तो ठीक है, 10 तक लिखना है फिर भी ठीक है, 20 तक लिखना है फिर भी टॉलरेट कर जाएंगे, मैथ वाले हैं थोड़ा कर जाते हैं। लेकिन अगर 1000 तक लिखना है या 1 लाख तक लिखना है, बताओ 20 लाख तक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तब तो समस्या हो गई ना भाई, कैसे लिखोगे इसको? डॉट 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 करके लिख देंगे, कुछ लोग कहेंगे। तो हम कह रहे हैं डॉट 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 करने से पैटर्न बन गया तो ठीक है, अगर पैटर्न नहीं बना तो, बात समझ में आ रही है? तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके अंदर कोई एक्स वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, एक्स कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल की सम प्रॉपर्टी, और यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में, और x इज लेस देन इक्वल टू 10, ये एक सेट है, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, देखो एक x है, x कहां बिलोंग कर रहा है, ये साइन है बिलोंग्स टू का, ठीक है। अगर कोई नहीं जानता तो दिस इज बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू, ई की तरह ही है और कुछ नहीं है। इसका मतलब x कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर सब लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, और x 10 से छोटा है, मतलब इस सेट के अंदर में एलिमेंट्स यही आएंगे ना। अब लिखने की आवश्यकता पड़ी क्या, 6 ऐसे लिख लेना, 10 तक यही आएंगे। अगर मैं इसी कर दूं लेस देन 100 हो जाएगा, बहुत आसान है। अब अगली बात जो आती है, तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, पहला है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, किसी भी सेट को, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया, अगर मान लो कोई सेट इसमें दिया गया है, हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में, तो क्या कर लोगे, या सेट बिल्डर में दिया है रोस्टर में बदल लोगे। तो अगली बात यही हो गई कि किसी भी सेट को कैसे बदल सकते हैं, कन्वर्जन, ठीक। तो कन्वर्जन की अगर बात करें, मान लो जैसे यही सेट था, सेट ए, इसको इसमें लिख सकते थे, अभी लिख के दिखाया, सेट ए है। पहले हम जा रहे हैं कहां से, पहले सेट बिल्डर से जाएंगे रोस्टर मेथड में, उल्टा चलेंगे, सेट बिल्डर से कहां जाएंगे, रोस्टर में जाएंगे। एक सेट है x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, राइट। ये किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। b एक सेट लिख रहा हूं, बदलना आपको है x,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x की प्रॉपर्टी दी गई है, ये नंबर कुछ इस टाइप का है, x अपॉन एक्स प्लस 1, x लेस देन 5, ठीक। ये दोनों सेट लिखे हुए हैं और हम इसको बदलना चाहते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो पहला है कि x की प्रॉपर्टी, x कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, मतलब इसके x की जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 यही सब हो सकते हैं, और x लेस देन 5 है, मतलब कहां तक, 4 तक ना। तो इसको बदलना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, बहुत आसान हो गया, ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है। दूसरा इसको बदलो जरा, ये इस टाइप के एलिमेंट्स होल्ड करता है, x अपॉन एक्स प्लस 1 टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड करता है, और x कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो यहां x लिखने से अच्छा तो हम इसको ऐसे ही लिख दें कि ये इस टाइप का एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x लेस देन इक्वल टू 5 है। तो देखो यहां क्या आएगा, x की जगह 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखने पे 1 अपॉन 2 आएगा, x इक्वल टू 2 रखने पे 2 अपॉन 3 आएगा, x इक्वल टू 3 रखने पे 3 अपॉन 4 आएगा, 4 अपॉन 5 आएगा और 5 अपॉन 6 आएगा। बस ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे, बताओ, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये किस में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, हम सेट बिल्डर से रोस्टर में बदल दिए। अब एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको कमेंट डाउन करके बताना है कि ये लिखे जाएंगे कैसे, लिखे जाएंगे। से एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है x क्यूब टाइप के, x बिलोंग्स टू z, या आप लोग i लिखते हैं, i और z जो भी लिखते हो, दिस इज फॉर इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स के लिए है, और x कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में, x कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। x एक इंटीजर है, आपको लिखना है कि इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। ऐसे ही एक और दे रहा हूं, सेट B कह दो इसको, इसके अंदर एलिमेंट है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप के एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और x कहां से कहां तक है, 3 से लेकर के 9 तक के बीच में, ठीक। तो आपको इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं रखना, जहां से जहां है, x 3 है, 3 से लेकर के 9 तक है, तो x की जगह 3 रखो। देखो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 3/10, दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 4/17, फिर तीसरा क्या बनेगा, 5/26, फिर 6 समथिंग बनेगा 37, फिर 7/50, फिर 8/65, फिर 9/82, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे। ये हम इसको किस में बदल दिए, रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। अब उल्टा काम करना है, उल्टा काम थोड़ा टफ है, अगर ऐसे लिखा है तो पहचानना थोड़ा टफ है, तो 3-4 तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके से आप पहचान पाएंगे। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। नेक्स्ट पहुंचते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन जो है दैट इज फ्रॉम रोस्टर से हमको कहां जाना है, सेट बिल्डर पे जाना है, रोस्टर से कहां जाना है, सेट बिल्डर पे जाना है। तो रोस्टर से सेट बिल्डर पे पहुंचना है तो पहले सेट लेते हैं, देखो कुछ सेट लिख रहा हूं, ठीक है, 1/4, 1/5, 1/6, यहां 1 लगा दो, राइट। बस ये एक सेट सबका लिख के बताऊंगा। एक बी सेट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1/2, दूसरी बात है 1/5, 1/10, 1/17, 1/26, बस, ठीक। एक और बता रहा हूं सेट, चलिए ये सारे सेट्स लिखे हैं, आपको इसको किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। आइए देखते हैं कैसे बदलेंगे। बहुत आसान है, बस पैटर्न समझना है हमको, क्या पैटर्न। जैसे ये देखो, पहला इसको 1/1 लिख सकते हैं, फिर 1/2, फिर 1/3। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में 1 1 1 1 बढ़ रहा है, राइट ना।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसके अंदर एलिमेंट है 1/n टाइप के, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब आप n की जगह 1 रखो, क्या आएगा 1, n की जगह 2 रखो 1/2, n की जगह 3 रखो 1/3, n की जगह 4 रखो 1/4, 5 रखोगे 1/5, 6 रखोगे तो 1/6। देखो आ गया ना, बहुत आसान है, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो अभी इस टाइप का मैंने बताया है, तो इसको मैं क्या इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, n/n+1 टाइप का है। देखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2/3 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3/4 मिलेगा। तो बहुत आसान है इसको बनाना, बस थोड़ा पैटर्न समझना पड़ेगा। और n लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट जो है देखिए इसको, ये किस टाइप का है, 1/2 लिखा है, 1/5, 1/10, ये थोड़ा पहचानना हो सकता है कि कठिन हो। देखिए ये पैटर्न है 1/n² + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दिया है n लेस देन इक्वल टू 5। देखो n की जगह 1 रखो, 1/1 + 1 2, 2 रखोगे तो 5, 3 रखोगे तो अगला, 4 रखोगे तो अगला, ऐसे ही मिल जाएगा। सिमिलरली इस पैटर्न पे है, इसको मैं लिख सकता हूं n/n² + 1 टाइप का, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू कहां तक गया है, 6 तक गया है। बात समझ में आ रही है? तो देख रहे होगे कि पैटर्न, अगर आप पैटर्न पहचान गए ना तो बहुत आसान है। तो यही सारे कुछ मेजर पैटर्न्स हैं, x², 1/n, n/n+1, n/n² + 1। अब एक पैटर्न मैं और आपको दे रहा हूं, इसको आप करके लाइएगा, कोशिश करिएगा कि हो जाए। 1/2, उसके बाद है 1/9, नेक्स्ट है 1/28, नेक्स्ट है 1/65, सिर्फ इतना ही करके लाइए। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, इसको आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का पैटर्न है और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। राइट, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अभी हमको इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी थी, दिस इज द बेसिक। आज हमने सिलेबस डिस्कस किया और थोड़ा सा डिस्कस किया कि सेट क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे सेट थ्योरी की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, उसमें ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं, फिर कार्डिनलिटी और उस पर PYQs करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।